जी। बाहर से बंद करो। नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ PYQ और उसी से हम लोग क्या करेंगे, जो भी कुछ थ्योरीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और जो बाल विकास होते हैं उससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरह की आपको किस तरह से उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा था, चूंकि जो बाल विकास है वो बहुत ही बड़ा यूनिट है और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसी क्रम को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, पार्ट 2 लेकर के आए हैं और इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सत्य नहीं है की बातें हो रही हैं। ठीक है, क्या बातें हो रही हैं कि कौन सा सत्य नहीं है। नैतिक निर्णय कम क्या है, स्व केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, स्व केंद्रित ना होकर के नैतिक निर्णय जो होते हैं किशोरावस्था में वो क्या हो जाता है, वो समाज के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, आप समाज के अकॉर्डिंग करते हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या जो भी बने बनाए क्या नियम है समाज के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, नैतिक निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये तो सत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा क्या है, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक दबाव तनाव पैदा करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या लग रहा है, देखिए नैतिक निर्णय जो होते हैं वो क्या होते हैं, सही और गलत के बारे में फैसला लेना, एक डिसीजन लेना, वो होता है नैतिक निर्णय। तो जो किशोरावस्था होता है वो क्या होता है, वो काफी दबाव तनाव का एक स्टेज होता है, एक कह सकते हैं अवस्था होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल आप में टेंशंस, स्ट्रेस, प्रेशर्स आप फेस करते हैं। ठीक है, बहुत तरह की चीजों में, सिर्फ और सिर्फ नैतिक निर्णय लेने में ही नहीं। ठीक है, सोशल कुछ वर्क करने जा रहे हैं वहां भी, साइकोलॉजिकल वर्क कर रहे हैं वहां भी, मोरल वर्क कर रहे हैं वहां तो है ही। साथ ही साथ आप अगर कोई भी डिसीजन लेने जाते हैं फैमिली से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड या फिर अपने पढ़ाई से रिलेटेड, वहां पे क्या होता है, बहुत तरह के आप में कंफ्यूजन, तनाव, प्रेशर, दबाव आप महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सवाल में कि नैतिक निर्णय के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निर्णय कम कम मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कम की बातें हो रही हैं, जबकि यहाँ पे अगर अधिक होती तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो सही हो जाता। ठीक है, तो ये चूंकि कम की बातें हो रही हैं तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते जाते हैं, क्योंकि आपका बौद्धिक विकास होता जाता है, इसीलिए क्या होता है, आपका जो नैतिक निर्णय होते हैं वो काफी ज्यादा संज्ञानात्मक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये सत्य है। नैतिक निर्णय ज्यादा अमूर्त होते जाते हैं, बिल्कुल। देखिए किशोरावस्था की बातें हो रही हैं, तो किशोरावस्था में जो आपके डिसीजन होते हैं, जो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी होता है वो क्या होता है, मूर्त से अमूर्त होता चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो अब देखिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो रहा है, जो असत्य है। ठीक है, तो ये असत्य है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है,
देखिए, किशोरावस्था एक ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज है जिसमें बहुत तरह के कंफ्यूजन, कह सकते हैं तूफान की अवस्था होती है, एक तरह से स्टॉर्म का एज होता है, ठीक। और उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उन्हीं विशेषताओं की बातें यहाँ हो रही हैं। ये पूछा जा रहा है कि कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। देखिए, सॉरी, अभी मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था में क्या होता है, कई तरह की विरोधी दशाएं आने लगती हैं, ठीक है। कई तरह की विरोधी दशाएं आने लगती हैं। तो ये क्या होगा, विरोधी मानसिक दशाएं उत्पन्न होती हैं किशोरावस्था में, ठीक है। क्योंकि चेंज का काल होता है, बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, और जिसकी वजह से जो आपकी मेंटल, कह सकते हैं, जो आपकी सिचुएशन होती हैं, जो स्थिति होती है, वो क्या होती है, काफी कंफ्यूजन की होती है। विरोध वहां पे शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको जब भी कोई किसी कार्य के लिए रोका जाएगा, आपको कोई रोकता है, तो वहां पे क्या होती है कि आप उनसे कहीं ना कहीं सहमत नहीं हो पाते, ठीक है, सहमत नहीं रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, विरोधी मानसिक दशाएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक विशेषता है। दूसरा क्या है, वीर पूजा की, जिसको हीरो की, कह सकते हैं, हीरो वर्शिप की एज होती है, ठीक है। इसमें ये गुण देखने को मिलता है, ठीक। अगला क्या है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास मतलब समझ रहे हैं। देखिए, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी किशोरावस्था की नहीं है, ठीक है, ये बाल्यावस्था की है, ठीक है। दीवा स्वप्न की बहुलता होती है, ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये तीसरा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, ये किस अवस्था में होता है, ये बाल्यावस्था में होता है, ठीक है, ये बाल्यावस्था में होता है। अवस्थाएं क्या है, देखिए कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का, आपका, सॉरी, ये काफी सेंसिटिव हो गया है, इसकी वजह से। देखिए, बाल्यावस्था जो होता है वो होता है 2 से लेकर के 12 वर्ष तक की, जिसमें पहला होता है उत्तर बाल्यावस्था, जो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की होती है। और उसके बाद क्या होता है, लेट चाइल्डहुड जो होता है, ठीक है। उत्तर होता है, वो होता है आपका 6 से लेकर के, एक सेकेंड, देखिए, जो अर्ली होता है, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो होता है आपका 2 से लेकर के 6 तक, ठीक है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, वो होता है आपका 2 से 6 तक। लेट जो चाइल्डहुड होता है वो होता है आपका, जो लेट होता है वो क्या होता है, लेट होता है वो होता है 6 से लेकर के 12 साल तक। और जो एडोलेसेंस होता है, जिसको किशोरा अवस्था बोलते हैं, वो होता है आपका 13 से लेकर के 19 से 20 साल तक की होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होती हैं, जो एडोलेसेंस पीरियड में कि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है, जैसे इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु का ये काल है, स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्टॉर्म का एज कहा जाता है, जिसके बारे में पिछले क्लास में भी हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये बाल्यावस्था की विशेषता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है, जबकि किशोरों में, जो किशोरों में विकसित हो जाती है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो किशोरों में क्या विकसित हो जाती हैं? किशोरों में कि उस समय क्या विकसित होता है? किशोरों में समाज को लेकर के जो एक गुण विकसित होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सामाजिक चेतना या सामाजिक संचेतना। ठीक है, सामाजिक संचेतना वो क्या होता है? उसको बोलते हैं सोशल कॉन्शसनेस, जहां पे बालक क्या करता है, समाज में बने हुए जो भी नियम है, जो भी कानून है, जो भी प्रथाएं होती हैं, उसके बारे में क्या होता है, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, और उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, क्योंकि बालक जो होता है वो समाज के बारे में बहुत कम नॉलेज रखता है, बहुत कम चीजों को जानता है। ठीक है, उसको अपने जो भी स्वार्थ है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में ही वो समझने की कोशिश करेगा। अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो चुरा भी सकता है, लेकिन अगर एक किशोर है उसमें सोशल कॉन्शसनेस डेवलप हो जाने की वजह से ही क्या होता है, वो चोरी नहीं करेगा, या फिर सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, जो प्रथाएं हैं, जो कस्टम है उसके रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, वो बिहेव करता है, बिहेवियर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संचेतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल मनोविज्ञान में क्या है? बाल मनोविज्ञान में क्या है? सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पे आधारित होता है। ठीक है, ये किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव ही क्या होते हैं, आगे के जो भी आपकी बिहेवियर होगी या जो आपके डेवलपमेंट होंगे उसको क्या करेगी, निर्धारित करेगी। ये कहा गया है मनोविश्लेषण सिद्धांत में। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है जिसको प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, इसको सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसी में कहा गया है कि जो स्टार्टिंग, जो चाइल्ड के जो स्टार्टिंग के फेज होते हैं, जो अवस्था होती हैं एक व्यक्ति के, जो बाल्यावस्था के जो समय होते हैं जहाँ पे वो 4 से 5 साल 6 साल का होता है, उस दौरान वो जो भी अनुभव करता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका जो आगामी लाइफ होता है उसका विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये कहा गया है किसके सिद्धांत में? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ही यह कहता है कि 4 से 5 वर्षों के अनुभव जो होते हैं वो आगे के लाइफ को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? ठीक है, देखिए पलायन क्या है? पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? ठीक है, देखिए पलायन कब आप करते हैं? जब आप भय में होते हैं तभी आप पलायन करते हैं। ठीक है, तो पलायन क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है और उससे संबंधित जो संवेग है, उससे संबंधित जो संवेग है वो कौन सा है? तो वो है आपका भय। ठीक है, ये भय जो संवेग है वो किससे संबंधित है? पलायन से। पलायन एक मूल प्रवृत्ति है। और देखिए मूल प्रवृत्ति क्या होती है? तो मूल प्रवृत्ति जो होती है, मूल प्रवृत्ति आपके बिहेवियर को क्या करती है? वो विभिन्न प्रकार के जो बिहेवियर होते हैं उसको क्या करती है? निर्देशित करती है, और निर्देशित करने वाली एक जन्मजात शक्ति होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मूल प्रवृत्ति क्या है? मूल प्रवृत्ति एक जन्मजात शक्ति है, जन्मजात शक्ति है जो क्या करती है? आपके बिहेवियर को निर्देशित करती है। ठीक है, देखिए मूल प्रवृत्ति के 3 पहलू होते हैं। मूल प्रवृत्ति के 3 पहलू कौन कौन है? तो वो 3 पहलू हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, या जिसको क्या बोलते हैं? संवेगात्मक बोलते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक 3 जो मूल प्रवृत्ति के 3 पहलू हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं ज्ञानात्मक, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं
भावात्मक या संवेगात्मक, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं क्रियात्मक। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, या जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और ये होता है कोनेटिव। ठीक है, तीन तरह की पहलू हैं। और देखिए इसमें एक चीज और देखना है आपको कि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किसने किए हैं। तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति की जो सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, ठीक है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, जिन्होंने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और उससे संबंधित संवेग की वर्णन किए हैं अपने सिद्धांत में। ठीक है, 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और उससे रिलेटेड जो संवेग होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनके जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया है कि 14 प्रकार की है, जिसमें पहला क्या होता है, पलायन होता है। ठीक है, और पहला पलायन है, और पलायन जो मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं, भय होते हैं। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसके बारे में और विस्तृत ढंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको बोल करके बता दे रहा हूं, लिखने की यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो पलायन से संबंधित जो संवेग है वो है भय। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं युयुत्सा, जिससे संबंधित होता है क्रोध। ठीक है, और तीसरा होता है निवृत्ति, जिससे संबंधित होती है घृणा। चौथा है शिशु रक्षा, जिससे संबंधित जो संवेग है उसको बोलते हैं वात्सल्य। पांचवा होता है जिसको शरणागति बोलते हैं, और उससे संबंधित जो संवेग होता है उसको करुणा बोलते हैं। छठा है काम प्रवृत्ति, जिससे संबंधित संवेग को कामुकता बोलते हैं। सातवां होता है जिज्ञासा, जिससे संबंधित मूल प्रवृत्ति को आश्चर्य बोला जाता है। दीनता, जिससे आत्महीनता संवेग जुड़ा है। आत्म प्रतिष्ठा, जिससे आत्माभिमान संवेग जुड़ा है। सामूहिकता से एकाकीपन जुड़ा है, और भोजनाव्यंसन से भूख जुड़ा है। संचय की प्रवृत्ति से स्वामित्व की भावना जुड़ी हुई है। रचनात्मक से कृति भाव, और हंसी एवं प्रसन्नता मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए संवेग को आमोद कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसके आधार पे ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, आई कैन मेक देम डॉक्टर्स, जज, टीचर्स, बेगर्स एंड इवन थीव्स। यह टिप्पणी किसने कही है। देखिए ये ऐसा स्टेटमेंट है जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको देने वाले, इस डेफिनेशन को देने वाले एक बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी को मानने वाले मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जेबी वॉटसन। उन्होंने दिया है। जेबी वॉटसन का मानना है कि वो क्या करते हैं, चूंकि बिहेवियरिज्म है, और बिहेवियरिज्म जो होते हैं वो किस पे, व्यवहारवाद किस पे ज्यादा फोकस करता है, वो अभ्यास और प्रैक्टिस पे। ठीक है, प्रैक्टिस पे, अभ्यास और प्रैक्टिस पे, ट्रेनिंग पे ज्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, अभ्यास ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, और ये मान के चलते हैं कि अभ्यास ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है, प्रॉपर उसको इंस्ट्रक्शन दे करके आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, वो हेरिडिटी और जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं, आनुवांशिकता और जो जीन्स के इफेक्ट होते हैं, उसको क्या करते हैं, वो नकारते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म को मानने वाले मनोवैज्ञानिक। तो जेबी वॉटसन ने ये डेफिनेशन दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है। देखिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो क्या होते जा रहा है, वो शिक्षक केंद्रित पहले हुआ करती थी। ठीक है, उससे अब क्या हो गया है,
ये छात्र केंद्रित हो गया है। ठीक है, छात्र की ओर क्या हो रहा है, एजुकेशन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब छात्र को ध्यान में ही रख के क्या किया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है। ठीक है, वन सेकेंड। देखिए, पहले क्या होते थे, शिक्षण जो होती थी वो क्या होती थी, शिक्षक सेंट्रिक होते थे। शिक्षक आते थे, लेक्चर देते थे, जो भी उनको बताना होता था वो क्या करते थे, डायरेक्टली स्टूडेंट को वो ट्रांसफर कर देते थे। उनको ये नहीं मतलब होता था कि स्टूडेंट सीखने के लिए अभी रेडी है या नहीं, अभी स्टूडेंट की मनोदशा कैसी है। तो इन्हीं की वजह से क्या हुई कि साइकोलॉजिकल जो भी थ्योरीज थे उनको एजुकेशन में अप्लाई किया गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो एजुकेशन था वो शिक्षक केंद्रित ना होकर के छात्र केंद्रित होना शुरू हो गया। ठीक है, और इसी क्रम में 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया। किनके द्वारा कहा गया, वो है जो साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है क्रो एंड क्रो। ठीक है, उन्होंने ही कहा है 20वीं शताब्दी है जहां पे बालकों का प्रभुत्व ज्यादा होगा, जो एजुकेशन होगा वो बालकों को ध्यान में रखते हुए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार कहलाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं नैतिकता से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास होने की वजह से ही आप क्या करते हैं, सही और गलत में भेद करना शुरू कर देते हैं। आप अगर कोई छोटा बालक से गलती हुई है तो आप वहां पे क्या करते हैं, आप छोटे बालक की जो गलती होती है, ठीक है, गलती को क्या करते हैं, गलती के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ। गलती अगर हुई है तो कारण क्या है, उसने जानबूझ के करी है या अनजाने में करी है, और इस तरह से अपना एक डिसीजन बनाना ही क्या कहलाता है, नैतिक विकास। ठीक है, कि आप नैतिक ढंग से सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नैतिक विकास के कारण ही ऐसा हुआ है कि एक किशोर उस छोटे आयु के बालक को जिसने गलती करी है उसको फिर से वो रोटी देने को तैयार हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नैतिक विकास की वजह से हुआ है, ना कि दयालुता की वजह से, ना ही करुणा की वजह से, और ना ही अच्छे व्यवहार की वजह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले हैं जिनका नाम है कोलबर्ग। ठीक है, तो कोलबर्ग के सिद्धांत पढ़ेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया है। देखिए अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने बात करी थी मूल प्रवृत्ति के बारे में और उससे संबंधित संवेग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा मूल प्रवृत्ति और संवेग का सही मिलन नहीं है वो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, शरणागति करुणा। ठीक है, तो देखिए शरणागति और करुणा ये क्या है, सही है। ठीक है, शरणागति करुणा सही है। संतान कामना वात्सल्य, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, निवृत्ति और घृणा, निवृत्ति का किससे है, घृणा से, ये भी सही है। अब देखिए युयुत्सा का क्या होता है, तो युयुत्सा जो आपका मूल प्रवृत्ति है
उससे संबंधित जो संवेग होते हैं वो होते हैं क्रोध, न कि भय। भय का किससे है? तो भय का है पलायन से, ठीक है, पलायन से। ये आपने देखा। और कुछ और है, जैसे शिशु रक्षा का आपने देखा, या फिर संतान कामना का वात्सल्य से, तो ये भी सही है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहां से इरेज करिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे चूंकि कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित आपका युयुत्सा और भय का जो यहाँ पे सुमेलन है वो सही नहीं है, इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, ठीक है। वो कौन सा तथ्य है, वो कौन सा पहलू है जिसकी वजह से ही बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में एक बालक क्या होता है? अयोग्य रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? देखिए सेंट्रिसिज्म होता है कि आप किसी भी पहलू के किसी भी पहलू के जो भी डायमेंशन है सिर्फ उस पे एक पे ही ध्यान दे पाना, ठीक है। ये सिर्फ एक पहलू पे ध्यान दे पाना, एक पहलू पर ध्यान देना, ये सेंट्रिसिज्म का गुण है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म ही वो कॉन्सेप्ट है जिसके कारण बालक क्या होता है? अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। बालक क्या समझता है कि जो वो कर रहा है, जो वो सोच रहा है वही सही है, दूसरे जो भी सोच रहे हैं कर रहे हैं उनका विचार गलत है, ठीक है। बालक ये सोचता है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म और आत्मकेंद्रस्थ या आत्मकेंद्रिता की जो भावना है उन्हीं की वजह से बालक अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। एनिमिज्म क्या होता है? जनात्मवाद या एनिमिज्म का मतलब होता है सजीव चिंतन, ठीक है। सजीव चिंतन करना, जैसे खिलौना भी जिंदा जीवित प्राणी है, उसको भी खाना खिलाना, सुलाना, उसको भी टहलाना, नहलाना, ये सब क्या होता है? सजीव चिंतन के कारण होता है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रस्थ या ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। स्वैच्छिक रूप से प्रदर्शित करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन सही है, ठीक है। बालक के संवेग, बालक का जो संवेग है, ये बालक का जो संवेग है प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी सत्य है, ठीक है। अगला देखिए क्या है? बालक प्रौढ़ों की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी क्या करते हैं? संवेगात्मक व्यवहार करता है, ठीक है। ये भी सत्य है, ठीक है। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या है? अगला है प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। देखिए जो प्रौढ़ होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनका जो संवेग होता है वो आसानी से परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? असत्य है। बालक क्या करते हैं? बालक क्या करते हैं कि बालकों में ये गुण देखने को मिलता है कि वो तुरंत और जल्दी जल्दी क्या होते हैं? संवेगात्मक अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन प्रौढ़ जो होते हैं उनमें संवेग जो होते हैं वो जल्दी परिवर्तित नहीं होते, या फिर वो संवेग को इजीली क्या करते हैं? हाइड कर लेते हैं, वो उसको जाहिर नहीं होने देते। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक में उच्च स्तरीय क्रोध संवेग है। शिक्षक द्वारा बालक के क्रोध संवेग को नियंत्रित करने हेतु कौन से माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए? देखिए अगर एक बालक में संवेग क्रोध जो क्रोध संवेग है अगर वो हाई है तो उसे दंडित करना या फिर उसे अकेला छोड़ देना या उसे ऐसी गतिविधि में शामिल करना जहां पे जो उसका मोटर एक्टिविटीज है वो हाई नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी संवेग को कंट्रोल करने से बेहतर है कि उसको क्या किया जाए? चैनलाइज किया जाए, उसको क्या किया जाए? उपयोग में लाया जाए।
तो अगर किसी में क्रोध ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी का लेवल हाई है, उसमें जो टेस्टिस्टोरेल जो ग्लैंड होते हैं, ठीक है, टेस्टिकल ग्लैंड होते हैं, तो हो सकता है कि उसमें सेक्स हार्मोन्स ज्यादा हो, जिसकी वजह से उसमें क्रोध आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, ऐसे जो गुण होते हैं उसको चैनलाइज करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप उसको ऐसी एक्टिविटी में लगाइए जहां पे वो अपनी मोटर एक्टिविटीज को, अपने अंदर के जो एनर्जी को वो क्या करे, किसी अदर एक्टिविटीज में लगा सके और क्या करे, वो पॉजिटिव रिजल्ट ले सके, ठीक है। तो आप उसको मुक्केबाजी में लगाइए, जहां पे क्या करेगा, वो काफी ज्यादा, चूंकि क्रोध में है, उसमें एनर्जी लेवल हाई है, तो वो क्या करेगा, मुक्केबाजी करेगा, या फिर क्रिकेट खेलेगा, या कोई भी आउटडोर गेम खेलेगा। तो उससे क्या होगा कि वो उसका क्रोध जो है वो क्या हो जाएगा, चैनलाइज हो जाएगा, मोटर एक्टिविटीज के माध्यम से क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एनर्जी का लेवल फिर डाउन होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको क्या करें, मुक्केबाजी में, क्रिकेट आदि खेल की गतिविधियों में शामिल करने के लिए उसको प्रेरित करें, उसको मोटिवेट करें, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल देने वाला जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। जिसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, जिसको प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है लेव वाइगोत्स्की को, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा समाज और संस्कृति की महत्व पे क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, ठीक है। उनके अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको 3 तत्व प्रभावित करते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास को 3 तत्व प्रभावित करते हैं। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, तो वो है सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया किसके द्वारा, अंतःक्रिया जो सामाजिक घटक है उसके साथ अंतःक्रिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है भाषा एवं विचार, भाषा व विचार पे इन्होंने फोकस किया है। तीसरा इन्होंने जोड़ दिया है वो है संस्कृति, ठीक है। संस्कृति की ही माध्यम से क्या होता है, बच्चा नैतिक मूल्यों का, बच्चा में, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, ठीक है, संस्कृति के माध्यम से ही, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्होंने क्या किया है, उत्तरदायी माना है। और ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है और इनका ये मानना है कि बालक जो होते हैं वो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके ही सीखता है, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की एक कह सकते हैं कि रचनावादी हैं, जिनका मानना है कि बालक ज्ञान की रचना करता है, ठीक है। और इनके सिद्धांत को क्या कहा गया है, सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है, जिसको कहा गया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। और किसने बातें करी हैं, तो लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं, ठीक है, ये सत्य है। किसे सम्मिलित किया जा सकता है, तो ये सही है, इसे सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष एवं विशुद्ध होती हैं, ये भी सत्य है, सम्मिलित किया जा सकता है। अगला क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ये असत्य है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं उसको आप डायरेक्टली आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो ये असत्य है। अगला क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है, ये भी सत्य है, ये भी सही है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा कि इसको डायरेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी की अपनी मानसिक क्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को डैश के नाम से संदर्भित किया जाता है। ठीक है, देखिए इसको कहा जाता है कि अपनी जो भी आप थिंकिंग कर रहे हैं, जो भी आपकी मेंटल प्रोसेसेस हैं, या जो भी आप सोच रहे हैं, उसके बारे में जागरूकता या उसके बारे में चिंतन करना, इसको कहा जाता है मेटाकॉग्निशन। ठीक है, मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, जिसमें क्या इसको क्या बोला जाता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये होता है आपका मेटाकॉग्निशन। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप गहन अध्ययन करना, उसके बारे में सोचना कि आप जो सोचे हैं वो सही है या गलत है, इसी को मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेटाकॉग्निशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है, यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का मत है। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत के अनुसार ये मानती है कि बच्चों में जो नैतिक व्यवहार होती हैं वो कैसे बच्चे उसको सीखते हैं, और सीखते कैसे हैं, तो वो प्रेक्षण के माध्यम से सीखते हैं। तो ये किस सिद्धांत में ऐसा कहा गया है, ये कहा गया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। एक बालक जो होता है वो समाज में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो दूसरे लोगों को देख करके, बड़े लोगों को देख करके सीखते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, नैतिक व्यवहार को सीखते हैं। ठीक है, और वो किस ढंग से सीखते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सिद्धांत दिया गया है बैंडुरा द्वारा। ठीक है, बैंडुरा ने ये कहा है कि बच्चा जो भी चीजें सीखता है, नैतिक व्यवहार को सीखता है, सही गलत को सीखता है, वो बड़े लोगों को क्या करके सीखता है, बड़े लोगों को ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, बड़े लोगों को देख करके या नकल करके सीखता है। ठीक, तो ये किसने कही है, बैंडुरा ने कही है। उनके सिद्धांत का क्या नाम है, जिसको बोलते हैं बैंडुरा के सिद्धांत को कहा जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है। देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत दो साइकोलॉजिस्ट है जिनके द्वारा दिया गया है। जनरली क्या होता है, आपसे नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा जाता है तो आप क्या बोलते हैं, कोलबर्ग को। क्योंकि कोलबर्ग ने काफी विस्तृत अध्ययन करी है, इसीलिए आप कोलबर्ग का नाम जानते हैं। लेकिन नैतिक विकास का जो पहला सिद्धांत था वो दिया गया था किसके द्वारा, जीन पियाजे द्वारा। पहला सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया था और दूसरा सिद्धांत दिया गया था कोलबर्ग द्वारा। ठीक है, तो आपका दोनों सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, 1 और 3 दोनों सही है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोलबर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, देखिए कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसमें 3 चरण की बातें करते हैं, और तीनों चरण के दो और अवस्थाएं हैं। टोटल 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर की बातें करते हैं। ठीक है, 3 स्तर में पहला क्या होता है, पहला होता है जिसको बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल, या जिसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत। ठीक है, जो कि होता है आपका 4 से लेकर के 10 साल तक का होता है। ठीक है, 4 से लेकर के 10 साल का होता है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं परंपरागत, ये आपका दूसरा हो गया परंपरागत। ये होता है आपका 10 से लेकर के 13 साल तक का। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं, थर्ड को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत। ठीक है, ये होता है आपका 13 साल से लेकर के ये 13 साल और उससे ऊपर, 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था में होता है। ठीक है, ऊपर की अवस्था में होता है। अब देखिए उसमें भी क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि परंपरागत तो है, तो परंपरागत तो होगा, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत में नहीं है ये कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पूर्व मोरल अवस्था। और जो
4 से पहले की अवस्था जो होती है उसको, जहां पे कोई मोरालिटी नहीं होता, आप सही गलत नहीं जान पाते, बच्चे नहीं जानते हैं, उसको बोलते हैं पूर्व नैतिक अवस्था। ठीक है, पूर्व नैतिक, जो 4 वर्ष से पहले की अवस्था होती है। ठीक है, नैतिक अवस्था। ऑपरेशनल लेवल की बातें कौन करते हैं? पियाजे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पियाजे के अकॉर्डिंग है, तो देख लीजिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उनके सिद्धांत में नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल ये भी है, और ये किसकी अवस्था है? तो ये उत्तर परंपरागत अवस्था की ये एक लेवल है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अवस्था, जो पियाजे द्वारा दिया गया है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में ये लेवल की बातें नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। देखिए, ट्राइसोमी 21 का मतलब होता है कि जो 21 क्रोमोजोम, जो 21 टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। ठीक है, 23 पेयर होता है। ठीक है, 23 पेयर में भी क्या होता है? जो आपका 22 होता है वो क्या होता है? जिसको ऑटोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, ऑटोसोम्स बोला जाता है। और जो 23rd पेयर होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको सेक्स क्रोमोजोम्स बोला जाता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि ट्राइसोमी 21 एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि बालक के ठीक 21वां जो पेयर होता है उसमें क्या होता है? जो 21st पेयर होता है उसमें क्या होता है? एक्स एक्स ना होकर के एक्स एक्स और एक्स रहता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, और इसी को क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी। और इसी को क्या कहा जाता है? डिसऑर्डर के रूप में इसको क्या कहा जाता है? तो इसी डिसऑर्डर को कहा जाता है डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, ये एक आनुवांशिक और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें 21वें पेयर में, क्रोमोसोम के 21वें पेयर में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा एक्स होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? मंगोलिज्म भी कहा जाता है। इस डिसऑर्डर को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, मंगोलिज्म भी कहा जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम जो होता है इसमें कम होता है। ठीक है, इसमें एक्स कम होते हैं। टोटल इसमें क्या हो गए? इसमें हो गए 27 हो गए, क्योंकि 23 पेयर मतलब कि 46, और इसमें 47 हो जाते हैं। टर्नर्स में क्या हो जाते हैं? एक कम हो जाते हैं, तो इसमें 45 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका सही आंसर आपने देखा क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगला चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडेल हैं, जिन्होंने जेनेटिक जो भी फैक्टर्स हैं उन पे काफी रिसर्च किए थे। मटर के दाने पे रिसर्च किए थे। ऑस्ट्रिया के क्या थे? एक ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने आनुवंशिकी पे बहुत ज्यादा कार्य किया था, और इसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेगर मेंडेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो शरीर की स्थिर अवस्था होती है वो मेंटेन करने की जो एबिलिटी होती है उसको होम्योस्टैटिस बोला जाता है। ठीक है, होम्योस्टैटिस कहा जाता है। ठीक है, जिसको समस्थिति या होम्योस्टैटिस भी हिंदी में कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, या उसको जिसको समस्थिति कहा जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होती है? शरीर आपका स्थिर रहता है। किसी भी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? अपनी जो आपका पोस्चर होता है उसको क्या करते हैं? आप मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया है। चार्ल्स डार्विन को आप किसके लिए जानते हैं? तो इनको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए आप जानते हैं। ठीक है, इन्होंने मानव विकास के जो भी सिद्धांत है उसको इन्होंने प्रस्तुत किया था, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना ही होगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना होगा। जीवन
अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? चार्ल्स डार्विन द्वारा कहा गया है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी अगर पूछ दे तो ये इनके द्वारा ही कहा गया है। किसके द्वारा? डार्विन, चार्ल्स डार्विन से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकी की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? ठीक है, आनुवंशिकी की जो अध्ययन की जाती है उसके लिए क्या होता है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन ये किया जाता है। ठीक है, ये सत्य है, ये होता है। अभिभावक बालक विश्लेषण ये भी होता है। दत्तक ग्रहण अध्ययन ये भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जो आपका समवयस्क समूह होता है या पीयर ग्रुप होता है, ठीक है, या फिर आपका जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप अध्ययन, ये आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और चूंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सी विधि वैध नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन यहाँ पे गलत है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा यहाँ पे समवयस्क समूह अध्ययन ये नहीं किया जाता है। किसके लिए? आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ये समवयस्क समूह अध्ययन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कक्षा कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? ठीक है, स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर ये कक्षा कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, परिपक्वता का स्तर, देखिए कक्षा कक्ष में प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक की बातें हो रही हैं। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक कारण की बातें हो रही हैं। ये मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है तो ये नहीं होगा। ये भी मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरा क्या है? अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था। देखिए एक स्टूडेंट को सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि वो मोटिवेटेड हो। ठीक है, मोटिवेशन का लेवल, ठीक है, प्रेरणा, वो प्रेरित हो, प्रेरणा का एक कह सकते हैं कि ऑप्टिमल लेवल होना जरूरी है। संवेगात्मक अवस्था भी जरूरी है। अगर संवेगात्मक रूप से आप स्थिर नहीं है तो आप में अधिगम नहीं होगा। ठीक है, संवेगात्मक अस्थिरता अगर है तो अधिगम नहीं होगा। ठीक है, अधिगम नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। तो ये क्या होगा? विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। देखिए ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये सब स्कूल रिलेटेड इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसमें आते हैं। ठीक है, तो आपका यही एक ऑप्शन है जो क्या है? मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है? आप सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, आप सीखने के योग्य बनते हैं, सीखने की स्थिति में रहते हैं। अगर आप अभिप्रेरणात्मक ढंग से आप स्टेबल हैं, संवेगात्मक अवस्था आपका सही है, तो आप क्या करेंगे? बेहतर ढंग से आपका अधिगम होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगले यूनिट से रिलेटेड जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं उससे मिलेंगे, उसको देखेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह से उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे जैसे ही क्लास अपलोड होंगी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।